वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में समझा था। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को सर हिंदी में क्या कहते हैं। तो क्रॉप का मतलब आपको हमने बताया था फसल होता है, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन या तो व्यवस्था। मतलब ये हुआ कि फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में पूरा हमको जानकारी प्राप्त करना है। देखिए, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी किसान जब फसल उगाता है तो सोचता है कि बहुत अच्छी फसल उगे, लेकिन डिजीज़ के कारण, इंसेक्ट के कारण, पेस्ट के कारण, इंसेक्ट पेस्ट के कारण क्या होता है भाई, फसल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाता है, उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो भाई किस प्रकार जो है कि हम इंसेक्ट, वीड्स, माइट्स, नेमेटोड्स, रोडेंट्स, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़ों से हम अपनी क्रॉप प्लांट्स को मतलब अपनी फसल को हम बचा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम फील्ड क्रॉप्स कहेंगे तो आपको क्या समझना है, खेत में जो फसल उगाई जाती है ना उसको, मतलब फसल से, ठीक है। फील्ड क्रॉप्स का मतलब हो गया फसल जो खेत में उगाई जाती है। तो अब फील्ड क्रॉप्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं वे विभिन्न प्रकार के पेस्ट से संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेस्ट हो जाते हैं। देखिए, हमारे जो किसान फसल जब उगाते हैं तो तरह तरह के पेस्ट हैं जो क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। अब पेस्ट का मतलब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि पेस्ट का मतलब क्या होता है सर। तो देखिए, पेस्ट क्या होते हैं, तो पेस्ट एक प्रकार के डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। अब भाई फसल वाले हैं तो फसल को ख़राब कर देते हैं। तो पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट जो हैं एक प्रकार के डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके कारण क्या होता है, तो भारी मात्रा में नुकसान होता है, ठीक है। कैसे नुकसान होता है, तो ये हमारे क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो क्रॉप प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम इनसे प्राप्त करते हैं उसी को नुकसान कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब पेस्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अ पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप प्लांट्स और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ओके, चलिए अब देखिए, पेस्ट में जो क्रॉप प्लांट्स के पेस्ट होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स को ख़राब करते हैं पेस्ट, तो उस पेस्ट में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसमें वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स होते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हैं भाई, ये माइट्स है। नेमेटोड्स होते हैं, आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये नेमेटोड्स होते हैं, ठीक है। और रोडेंट्स होते हैं। सारा आप फिगर में देखते चले, जो जो हम बोल रहे हैं वे फिगर में आप देख सकते हैं। फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। तो कहने का मतलब कि क्रॉप प्लांट्स के पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं पेस्ट बोल दिए तो बस एक चीज़ नहीं, पेस्ट नहीं भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमेटोड्स, रोडेंट्स, फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या करते हैं, तो हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसको खराब कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनको समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या करेंगे, हमारे फसल को ख़राब कर देते हैं। और अगर समय से नहीं भाई इसको कंट्रोल किए तो लगभग 50 से 70% जो हमारा क्रॉप प्लांट्स है वे ख़राब कर देते हैं। अब सोच लीजिए कितना नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। जब 50-70% खराबी हो गए तो 30% में क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप इतना समझ गए होंगे, मैं पूरी तरह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओके, अब देखिए
ये जो इंसेक्ट और डिजीज़ के द्वारा जो हमारा क्रॉप प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, इनको हम कई तरीके हैं जिनके द्वारा जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा हम इंसेक्ट्स को और डिजीज़ को जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और इफ़ेक्टिव मेथड है पेस्टिसाइड को यूज करना। पेस्टिसाइड्स कहें या तो बायोसाइड्स कहें, ठीक है, दोनों का मतलब वही है। तो पेस्टिसाइड को अगर हम यूज़ करते हैं तो इंसेक्ट और डिजीज़ को जो है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए पेस्टिसाइड्स में जैसे अभी हमने क्या बताया, पेस्ट, और पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी ना, वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमाटोड्स, बहुत सारी चीज़ें थी। उसी तरह पेस्टिसाइड्स जो होते हैं या बायोसाइड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंसेक्टिसाइड इसमें क्या करता है, इंसेक्ट को मार देता है। वीडिसाइड वीड्स को मार देता है। फंगिसाइड फंगी को ही मार देता है। इस तरह सारे जो भी पेस्ट थे वे सारे के सारे मर जाते हैं पेस्टिसाइड को अगर हम जब यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड है क्या, तो पेस्टिसाइड एक केमिकल होते हैं, एक पॉइजन होते हैं जो यूज किए जाते हैं पेस्ट को मारने के लिए। पेस्ट को मारने के लिए मतलब आप समझ रहे हो पेस्ट क्या क्या होता है इसमें, वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, रोडेंट्स, फंगी, इस तरह याद रखिए, तो उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। तो ऐसा केमिकल जो पेस्ट को मारने के लिए यूज होता है वे कहलाता है पेस्टिसाइड। इंसेक्ट को मारता है वे इंसेक्टिसाइड, फंगी को मारता है फंगिसाइड्स, वीड को मारता है वीडिसाइड। बात समझ में आ गई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स हो या इंसेक्टिसाइड कुछ भी हो तो वे क्या है भाई, केमिकल है, और केमिकल टॉक्सिक केमिकल है भाई ये तो। और टॉक्सिक केमिकल, जहरीले केमिकल से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, पर्यावरण प्रदूषण होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा तो भाई हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो कुछ देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड ही यूज करें, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, रोकथाम संबंधी उपाय हैं जिसको अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर इनको फॉलो करते हैं तो हम जो है कि पेस्ट पे कंट्रोल पा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और अपनी क्रॉप प्लांट्स को जो है कि हम सुरक्षित कर सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं पेस्ट से, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को, कुछ रोकथाम के उपाय को, ठीक है। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। देखिए, हम ऐसे क्रॉप प्लांट्स का यूज़ करें जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हो, जो रेजिस्टेंट हो। क्रॉप प्लांट्स की ऐसी वैरायटी को हम यूज़ करें जो क्या हो, रेजिस्टेंट हो। हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट वाले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, कहने का मतलब सिंपल सी ये हो गई कि जब आप क्रॉप प्लांट्स जाते हैं सिलेक्शन करने की क्या बोना है अभी, तो वे देखिए कि क्रॉप प्लांट्स की उस वैरायटी को सिलेक्ट कीजिए, उस वैरायटी को यूज़ कीजिए जो रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंट का मतलब उसको जल्दी जो है कि कोई इंसेक्ट पेस्ट जो है कि उसको खराब न कर सके, ऐसा भी हो, रेजिस्टेंट हो, प्रतिरोधक हो उस चीज़ के प्रति। बात समझ में आ रही है। दूसरा समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग द क्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे फसल जब बोना होता है तो उसके लिए एक सर्वोत्तम समय, मतलब एक अच्छा समय का सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी बो दिए, नहीं, एक अच्छा टाइम, जब ऑप्टिमम टाइम हम सिलेक्ट करते हैं, फसल जब अच्छे समय हम उगाते हैं तो फसल भी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है, उस पे इंसेक्ट और पेस्ट भी उतना जो है कि इफेक्ट उसको नहीं करते हैं, इन्फेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा है क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए, अगर आपको जो है कि पेस्ट पे कंट्रोल पाना है तो तीसरा आप मेथड जो है कि यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है क्रॉप रोटेशन, मतलब हमेशा, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिलेगा। क्रॉप रोटेशन के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। तो क्रॉप रोटेशन, हमेशा फसल बदलते रहें, ठीक है, कभी गेहूँ कभी चावल, इस प्रकार से बोएं, ठीक है। और मल्टीपल क्रॉपिंग करें, मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें खेत में बोएं। ऐसा नहीं कि गेहूँ बो दिए तो सिर्फ गेहूँ बोएं, नहीं, गेहूँ के साथ सरसों भी बो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको समझ में आ रहा है।
चलिए, फोर्थ पॉइंट है क्लीन कल्टीवेशन। जब आप कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जुताई कर रहे होते हैं, तो साफ सफाई से करें, ताकि क्या हो कि जो घास फूस हैं, जो मिट्टी है, वे अच्छे से जो है कि ह्यूमिडिटी बनी रहे, मेंटेन रहे, हर एक चीज़ अच्छा होगा जब आप साफ़ सफाई से कल्टीवेशन करेंगे, तो क्लीन कल्टीवेशन होगा तो, ठीक है। और 5 है समर प्लाउइंग, मतलब गर्मी के सीज़न में जो है कि जुताई करें। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समर प्लाउइंग वाला। जैसे आपने देखा होगा कि खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं उन पे इन्फेस्टेशन इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा होता है, मतलब संक्रमित बहुत ज़्यादा होते हैं खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के कंपेयर में। देखिए, इसका मतलब थोड़ा समझिए, हम जो बोल रहे हैं इसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि जब ह्यूमिड, आप देखते हैं कि जब खरीफ क्रॉप्स बोए जाते हैं उस समय क्लाइमेट कैसा होता है, ह्यूमिड होता है, नमी होती है और गर्म होती है। ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा कंडीशन होता है किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए, इन्फेस्टेशन करने के लिए, संक्रमित करने के लिए। तो खरीफ क्रॉप्स जो कि ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट सबसे ज़्यादा जो है कि इनको संक्रमित करते हैं, कंपेयर करें अगर रबी क्रॉप्स की तो इसीलिए खरीफ क्रॉप्स जो है कि ज़्यादातर संक्रमित हो जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट से। इसलिए जो है कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो समर प्लाविंग जो है कि करनी चाहिए। तो ये हमने 5 आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं, जो कि हम पेस्टिसाइड ना यूज करें, इसको अगर यूज करें तो काफ़ी कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर फिर भी नहीं होता भाई, तो पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब इतना कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। और पेस्टिसाइड का भी यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छे हमारा जो फसल होगी वे ग्रो करेगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे सेहत पे भी जो है कि हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य जो भी खाएगा उसको। बात समझ में आ रही है। और आजकल तो भाई पूछिए मत, डिमांड इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो डिमांड को भरने के लिए लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तरह तरह की पेस्टिसाइड को छिड़क रहे हैं कि बस हम लोग जानिए कि वे सब खा रहे हैं केमिकल, सिर्फ केमिकल ही इस समय खाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, हमने आपको बताया पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वीड बताए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ बताए हैं। तो वीड पे कैसे कंट्रोल पाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर वीड होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अब हमारा टॉपिक है वीड कंट्रोल, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। अब हमको क्या समझना है भाई, वीड कंट्रोल। और वीड कंट्रोल को समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वीड है क्या, वीड क्या होते हैं। तो वीड का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है। थोड़ा इसको डिफिनीशन से समझिए। देखिए, वीड्स जो होते हैं ये कल्टीवेटेड फील्ड में अनवांटेड प्लांट होते हैं। जैसे अनवांटेड प्लांट का मतलब ये हुआ कि क्रॉप्स के अलावा दूसरे जो भी पौधे होते हैं वे कहलाते हैं वीड्स। जैसे आपने बो दिया गेहूं, और गेहूं के अलावा अन्य प्रकार की और भी घास उसमें आ गई, तो वे क्या कहलाएंगे, वीड्स। वे अनवांटेड प्लांट है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उसी को तो कहते हैं वीड्स। वे खरपतवार होते हैं, उनकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। या तो हम बोलें ये क्या होते हैं, ये क्रॉप्स के अलावा अदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमने फसल बोया है उसके अलावा जो अदर प्लांट्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं भाई, वीड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आपके मन में अब ये उठना चाहिए कि वीड्स किस प्रकार जो है कि फसल को बर्बाद करते हैं, कैसे उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आइए इसको समझते हैं। थोड़ा अपने जो कान नाक ये थोड़ा खोल के रखिएगा, इसको एकदम भेजे में ये जो आपके माइंड में ये जाकर सेट हो जाना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। देखिए, वीड्स जो हैं किस प्रकार जो है कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आपको आंसर ये देना है कि ये क्या करते हैं, वीड्स जो हैं क्रॉप्स के साथ compete करते हैं। compete का मतलब कंपटीशन करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। अब भाई वीड्स ये अनवांटेड प्लांट है, क्रॉप्स जो आपको वांटेड है, आपने बोया है, आपको वे चाहिए उससे कुछ, और वे अनवांटेड प्लांट है वीड, और दोनों में झगड़ा हो रहा है। किसके लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। अब ये दोनों कंपटीशन करते हैं,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेट्स क्या कर रहे हैं भाई, तो वेट्स जो है कि जो हमारा क्रॉप्स है उसके साथ compete करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। बात समझ में आ गई। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा में भी क्या होता है कि जो वेट्स के सीड होते हैं, ठीक है, वेट्स के जो सीड होते हैं कंपेयर करें अगर हमारे जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स है उससे अगर कंपैरिजन करें तो ये जो वेट्स के सीड होते हैं वे जर्मिनेट बहुत आसानी से कर जाते हैं, जबकि हमारा कल्टीवेटेड क्रॉप हम थोड़ा मतलब उसमें क्या होता है कि जर्मिनेट आसानी से नहीं करते हैं, कुछ होता है कुछ नहीं जर्मिनेट होता है, लेकिन जो वेट्स के सीड होते हैं वे बहुत आसानी से जर्मिनेट कर जाते हैं, अंकुरित कर जाते हैं और इनके सीड जो हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सीडलिंग जो है कि इनका बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है, और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है, इनमें सीड प्रोडक्शन भी बहुत कम समय में हो जाता है, मैच्योरिटी बहुत कम समय में आ जाती है, ठीक है, और इनमें तो ये बात है कि इनमें लार्ज नंबर ऑफ सीड का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारा जो कल्टीवेटेड क्रॉप है उसमें बहुत धीरे धीरे जो है कि फसल उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं सीड होते हैं वे बहुत धीरे धीरे आता है, जबकि वेट्स देख रहे हैं ना कम्पीट कर रहा है भाई, उससे झगड़ा कर रहा है, उसका सारा छीन ले रहा है, फूड भी छीनेगा, वाटर भी छीनेगा, न्यूट्रिएंट भी छीन लेगा, स्पेस और लाइट उसको चाहिए ही। तो क्या कर रहा है भाई, हमारे कल्टीवेटेड जो हमने फसल बोया है उस चीज़ पे वे अपना हक ले रहा है, वे आधा से अधिक तो वही ले रहा है। और जब ऐसा होगा तो हमारे जो हमने फसल बोया है वे तो अच्छा ग्रो कर ही नहीं पाएगा, उसके ग्रोथ में रुकावट आएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और क्या करता है भाई, तो वेट्स क्या करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को अधिक से अधिक जितना हो सकता है न्यूट्रिएंट्स को वे लेता है और जो हमारा क्रॉप है उसकी ग्रोथ को कई तरीके से कम कर देता है। अब भाई हमारा जो क्रॉप्स है उसका ग्रोथ कम हो गया, बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, पता चलेगा ख़राब भी हो सकता है, इंसेक्ट पेट्स उस पर जो है कि अटैक कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि जो आपने पैसा लगाकर मेहनत किया था वे सारा आपका वेस्ट चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार वेट्स जो है कि हमारे क्रॉप्स को हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार हार्मफुल होते हैं आपको पता चल रहा है ना। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक और बात है, जब हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, जब फसल हम लोग काट लेते हैं तो वेट्स क्या होते हैं, वेट्स जो मेन क्रॉप्स जो आपने बोया था, जो चीज़ चना बोए थे तो चना के साथ वेट्स भी आकर मिक्स हो गए, मेन क्रॉप के साथ आके वेट्स मिक्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्वालिटी जो है कि घट जाती है, जो अच्छी क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी में क्या कि उसमें अच्छे चने होंगे, अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो अब भाई उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है, सबसे पहला काम है कि कल्टीवेटेड फील्ड से जो वेट्स हैं उसको रिमूव करना है। अगर आपको अच्छा पैदावार चाहिए, उच्च पैदावार चाहिए, तो सबसे पहला काम इसको है कि वेट्स को साफ सफाया करें, वेट्स को ही हटा दें। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है कि वेट्स जो है कि हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर कोई पूछेगा कि वेट्स किस प्रकार हमारे वेट्स जो है कि फसल को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वेट्स जो हैं क्रॉप से जो है कि कम्पीट करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। इसके साथ साथ जो है कि वेट्स के जो सीड होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होती है, उनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड का प्रोडक्शन होता है, मैच्योरिटी भी मतलब ग्रोथ पीरियड भी बहुत कम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है कि छीन लेते हैं, ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं हम लोगों का, जो हमने उगाया हुआ है कल्टिवेटेड क्रॉप का ग्रोथ कम हो जाता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बात हमारी ध्यान से सुनिए। अगर अनइरिगेटेड कंडीशन है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, वेट्स जो हैं वाटर पे मतलब उन वाटर अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जो वेट्स होते हैं मतलब उनकी पानी की चाह होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लिए कम्पीट होता है मेन क्रॉप्स के साथ। लेकिन जहाँ पे इरिगेटेड कंडीशन है वहाँ पे कंपटीशन किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का, वेट्स और क्रॉप के बीच में। अगर भाई जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे वीड और मेन क्रॉप जो है, जो हमारा क्रॉप प्लांट है, उन दोनों में किसका कंपटीशन होता है भाई, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से वाटर के लिए। और इरिगेटेड कंडीशन जहाँ पे पानी होने की व्यवस्था है वहाँ पे किसके लिए कंपटीशन होता है भाई, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए। एग्जाम्पल से थोड़ा समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं ना। हाँ देखिए, जो बार्ली और मस्टर्ड होता है,
आपने देखा होगा बार्ली और मस्टर्ड को। तो ये जो हैं वीट फील्ड, जो गेहूं की फसल होती है ना, उसमें ये वीड्स का काम करते हैं। गेहूं की फसल में जौ और सरसों ये दोनों वीड्स का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, तो वीट के साथ compete करते हैं और सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि भाई जो हमारा गेहूं है वीट अच्छा पैदावार नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपने इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि भाई हमने वेड्स को समझ लिया और ये भी समझ लिया कि वेड्स जो है किस प्रकार क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सर ये बताइए कि वेड्स कितनी प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वेड्स जो हैं प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैरो लीफ वेड्स और दूसरा होता है ब्रॉड लीफ वेड्स। तो इन दोनों को आप जो है कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर से ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वेड्स को दो भाग में यहाँ पे बांट दिए हैं। वेड्स दो प्रकार के हो गए, नैरो लीफ वेड्स और ब्रॉड लीफ वेड्स। नैरो लीफ वेड्स में क्या होगा, जो पत्ते होंगे वे पतले पतले होंगे, नैरो पतला पतला सकरा। और ब्रॉड लीफ वेड्स में ये जो वेड्स होंगे इनके जो लीफ होंगे वे ब्रॉड होंगे, चौड़े चौड़े होंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नैरो लीफ वेड्स होंगे ये मोनोकाट वेड्स होते हैं, ठीक है, और ब्रॉड लीफ वेड्स में डाइकॉट वेड्स होते हैं। मोनोकाट डाइकॉट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे अगर आप आते हैं तो देखिए हम यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए जो नैरो लीफ वेड्स होते हैं ये खरीफ सीजन, आप जानते हैं दो सीजन खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स बोए जाते हैं। तो खरीफ सीजन वेड्स है एक और एक है रबी सीजन वेड्स। हम अभी बता रहे हैं किसको, नैरो लीफ वेड्स के बारे में, ठीक है। तो नैरो लीफ वेड्स जो हैं अगर हम इनको दो भागों में बांटें, खरीफ सीजन वेड्स और रबी सीजन वेड्स में, तो खरीफ सीजन वेड्स में कौन कौन से वेड्स जो है कि उगते हैं, तो साइप्रस रोटंडस जिसे मोथा कहते हैं, आप स्क्रीन में इसका फिगर देख लीजिए, ठीक है, आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा है वाइल्ड सरगम जिसे जंगली ज्वार कहते हैं। तो ये दोनों ऐसे वेड हैं जो खरीफ क्रॉप्स जब हम उगाते हैं तो उसमें ये उगते हैं और इनके पत्ते कैसे होते हैं, नैरो मतलब पतले पतले सकरे होते हैं, ठीक है। जबकि रबी सीजन वेड्स में देखें तो फ्लारिस, आप स्क्रीन पे इसका फिगर देख सकते हैं, ये मंदूसी भी कहा जाता है, ठीक है। वाइल्ड ओट जिसे जंगली जाई कहते हैं, जंगली जाई। तो ये दोनों रबी सीजन वेड्स हैं, मतलब जब रबी क्रॉप्स हम उगाते हैं उस समय ये वेड्स जो है कि ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनके भी पत्ते क्या होते हैं, नैरो मतलब पतले होते हैं। चलिए अब इधर आ जाइए, अब आप देख सकते हैं ब्रॉड लीफ वेड्स को जो कि डाइकॉट वेड्स होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटें, खरीफ सीजन वेड्स और रबी सीजन वेड्स में। तो देखिए खरीफ सीजन वेड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं अमरंथस विरिडस का, जिसे चाउली भी कहते हैं। दूसरा है जैंथियम स्ट्रोमेरियम, ये गोखरू भी कहा जाता है, ठीक है। तो चाउली और गोखरू ये खरीफ सीजन वेड्स हैं, लेकिन किस टाइप के इनके पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीफ मतलब चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। जबकि रबी सीजन में आते हैं तो रबी सीजन में आप देख सकते हैं चैनोपोडियम एल्बम, चैनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ आप सभी ने देखा होगा, रबी सीजन जब आलू बोया जाता है तो वहाँ पे उसके साथ उगते हैं ये बथुआ, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वोलवुलस प्लूरिकाउलस, थोड़ा अजीब नाम है, जिसे शॉर्ट में जो है कि अलग इसका नाम है हिरन खुरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है और भी एग्जाम्पल है, गाजर घास भी कहा जाता है, और भी गाजर घास है। ये सारे जो हैं रबी सीजन वेड्स होते हैं। रबी सीजन वेड्स होते हैं मतलब रबी क्रॉप्स के साथ ये ग्रो करते हैं और इनके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेड्स कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, नैरो लीफ वेड्स और ब्रॉड लीफ वेड्स। हाँ देखिए, ये आपको जरूर नहीं कि खरीफ सीजन वेड्स और ऐसे सब याद करें, 5-6 जरूर एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। वाइल्ड ओट जिसे जंगली जाई कहते हैं, चैनोपोडियम एल्बम बथुआ, साइंटिफिक नेम है भाई, याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। फिगर आप सभी ने देख लिया। चलिए अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल पढ़ते हैं।
इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे कि वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी क्या क्या तरीके हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो भाई अब हमको क्या समझना है, वीड्स को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मेथड को हम बता रहे हैं। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या आप इसको जान सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अपरूटिंग, मतलब जो वीड्स होते हैं उनको जड़ से उखाड़ देना, अपरूटिंग। ये मैकेनिकल मेथड है जो अपने हाथ से या तो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है कि कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड है, इससे जो है कि वीड्स पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो अपरूटिंग हो गया। वीडिंग विथ ट्रावल या खुरपी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, गांव में अगर आप रहते हैं तो आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। खुरपी की मदद से, या तो हारो आप देख सकते हैं, या फिगर में आप देखते रहे, ठीक है। तो हारो ये क्या है भाई, तो कम्ब लाइक ये है, ठीक है। तो इसकी मदद से जो है कि वीड्स को जो है कि साफ़ किया जाता है, ठीक है, खेतों से। हैंड होइंग, जिसे स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, इसकी मदद से भी जो है कि वीड्स को साफ़ किया जाता है। प्लाविंग आप सभी जानते हैं, बर्निंग और फ्लडिंग, ये इन सारी चीज़ों की मदद से जो कि मैकेनिकली जो है कि हम वीड्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये जो है कि वीड को कंट्रोल करने का मैकेनिकल मेथड हो गया। इसमें आपने देखा कि वीड्स के जड़ को उखाड़ देते हैं, अपरूटिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं ट्रावल या तो खुरपी के साथ, हारो के साथ, ठीक है, या तो स्क्रैपर के साथ, ठीक है, स्क्रैपिंग बोलते हैं। हैंड होइंग, ठीक है, या तो प्लाविंग, बर्निंग, फ्लडिंग, इन सारी चीज़ों की मदद से जो है कि हम वीड्स पे कंट्रोल पाते हैं। एक बात आप यहाँ पे ये जान लीजिए, वीडिंग का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि क्रॉप फील्ड से, मतलब जो आपका फसल है, ठीक है, तो क्रॉप फील्ड से वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस, प्रक्रिया को बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग क्या है, तो वीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रॉप फील्ड से जो है कि वीड्स को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, उसी को वीडिंग कहते हैं, ठीक है। याद हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। अब देखिए, वीडिंग का तरीका क्या है। जैसे वीडिंग करते हैं तो वीडिंग का मतलब आप समझ गए कि क्रॉप फील्ड से वीड्स को हटा देना। तो वीडिंग का तरीका क्या है, वीडिंग का तरीका ये है कि वीड्स को हाथों से उखाड़ देना, या तो जब हम अभी बोया नहीं होता है, जिस उसमें बिफोर सोइंग, मतलब जब हम बोते नहीं हैं, बोने से पहले वीड्स को, जो हमने बताया कम्ब लाइक हारो होता है, तो उसकी मदद से जो है कि हम वीड्स को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो जब वीड्स आने लगे, जैसे फसल ग्रो करे तब वीड्स आए, तो को मैनुअली जो ट्रावल खुरपा होता है, खुरपी, तो उसकी मदद से जो है कि हम वीड्स को साफ कर सकते हैं। तो ये भाई वीडिंग के तरीके हो गए। दूसरा समझते हैं, ये तो हमने मैकेनिकल मेथड बताया। दूसरा है कल्चरल मेथड, जो कल्चरल है, जो पहले से ही ये मेथड को यूज करते लोग आए हैं। जैसे प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, जो हमने बताया वहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं आपको, तो वही चीज़ें हैं। टाइमली जो है कि क्रॉप्स को सो करना, बोना, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने बताया था वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर में, वे कल्चरल मेथड है, ठीक है, कल्चरल मेथड, ठीक है। तीसरा है केमिकल मेथड, जो हमने आपको बताया था वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड का यूज करते हैं, या तो हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये केमिकल मेथड है, इसमें केमिकल की मदद से जो है कि हम वीड्स पे कंट्रोल पाते हैं, वीड्स पे जो है कि छिड़काव करते हैं, जिससे वीड्स जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल है। कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिए वीडिसाइड्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला आपको याद रखना भी चाहिए। वीडिसाइड्स का एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, इसको नोट कर लें। 2,4D, याद करिए मेरी बात को, जो ये मैंने बोला 2,4D, इसका फुल फॉर्म सुनिए। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वीडिसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वीडिसाइड है। इससे क्या होता है कि वीड्स मर जाते हैं, वीड्स किलर है, ठीक है। अट्राजीन,
आइसोप्रोट्यूरान ये भी वीडिसाइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको 2-3 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकता है कि विड क्या होता है, विडिंग क्या होती है, वीडिसाइड के एग्जाम्पल बताइए, विड्स के एग्जाम्पल, तो आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक बता दी तो आप याद रखिए, ठीक है। और एक चौथा पॉइंट है जो बायोलॉजिकल तरीका है विड्स पे कंट्रोल पाने का। तो वे तरीका क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं विड्स पे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके, जैसे कि इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करेंगे कि जो विड्स की पॉपुलेशन है उसको कम कर देंगे। मतलब विड्स जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसको कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल तरीका है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, इंसेक्ट, नेमाटोड्स, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए क्रॉप प्लांट्स पर विड्स किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई? हमने आपको जो बताया ना कि किस प्रकार नुकसान करते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, वही सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। क्रॉप प्लांट्स पर वीड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आपने देखा कि वीड्स क्या करते हैं, सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। वीड्स के कारण क्या होता है कि क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनका ग्रोथ कम हो जाता है और उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट, वाटर ये सब नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है। हार्वेस्टिंग के समय क्या होता है कि वे मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्रॉप जो मेन क्रॉप होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। बहुत सारा चीज़ें हमने आपको बताया है, वही चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। कोई क्या पूछेगा तो क्रॉप प्लांट्स पे वीड जो है कि वीड का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं। तो हमने वीड्स के बारे में बहुत कुछ समझा। चलिए अब आते हैं, अब समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। अब भाई वीड्स तो ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं इन्फेस्ट हमारे क्रॉप प्लांट को, इंसेक्ट भी करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट किस प्रकार जो है कि हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में समझेंगे कि किस प्रकार जो है कि हम इनको इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के बारे में। चलिए तो अब हम समझते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के बारे में। देखिए बहुत से ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बहुत ही सीरियस पेस्ट होते हैं, प्लांट की बहुत सीरियस पेस्ट होती है। ये क्या करते हैं कि प्लांट को हर स्टेज पे, प्लांट की बहुत सारी स्टेज हैं, फ्लावरिंग स्टेज है, बहुत सारे स्टेज होते हैं ना, तो हर स्टेज पे अटैक करते हैं, हर पार्ट पे अटैक करते हैं, उनके प्रोडक्ट पे भी अटैक करते हैं। ये इतने खतरनाक जो है कि इंसेक्ट होते हैं। मतलब आप ये जान लीजिए कि कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो प्लांट के हर एक स्टेज पे, हर एक पार्ट्स पे, हर एक जो उनका प्रोडक्ट है उस पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको इन्फेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इंसेक्ट भाई क्रॉप प्लांट्स पे अटैक करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं, मतलब 3 तरीके से जो है कि इंसेक्ट जो है कि क्रॉप प्लांट्स पे अटैक करते हैं। वे 3 तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला है च्यूइंग इंसेक्ट। च्यूइंग इंसेक्ट क्या करते हैं? च्यूइंग इंसेक्ट जो है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके रूट को, स्टीम को या तो लीफ को जो है कि डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? तो कट कर देते हैं, मतलब उसको काट काट के जो है कि चबा जाते हैं, अपने जो उनका च्यूइंग माउथ पार्ट होता है, ठीक है, चबाने वाला मुंह होता है, ठीक है, तो उसकी मदद से क्या करते हैं, वे रूट को काटते हैं और स्टेम को या तो लीफ को, और चबा चबा के जो है कि निगल जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे लोकस्ट्स, आप फिगर में देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है लोकस्ट्स, ग्रास होपर्स, कैटरपिलर और ग्रब्स। ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, तो प्लांट के रूट, स्टीम और लीफ को च्यू मतलब चबा कर जो है कि ख़त्म कर देते हैं। तो ये च्यूइंग इंसेक्ट है। ये क्या करते हैं, तो प्लांट जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको च्यू करके, चबा चबा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है सकिंग इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स को के जो सेल सैप होते हैं, ठीक है, ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो आप सभी जानते हैं कि हम प्लांट हो या एनिमल सेल से बने हैं, तो ये अलग अलग प्लांट के पार्ट्स के सेल सैप को जो है कि सक कर लेते हैं, चूस कर ख़त्म कर देते हैं। ये सकिंग इंसेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एफिड्स, लीफ हॉपर, आप फिगर में देख सकते हैं, ये सब प्लांट बग्स, रेड कॉटन बग्स।
तो ये करते क्या है सकिंग इंसेक्ट्स, ये जो है कि जो प्लांट का स्किन होता है उसमें छोटा सा पंचर कर देते हैं, पंचर मतलब छेद कर देते हैं, अपना वे नीडल लाइक हलो बिक्स होता है उसकी मदद से जो है कि छेद कर देते हैं और सक कर लेते हैं सारे सेल सैप को, ठीक है। तो ये इस प्रकार के इंसेक्ट हैं और इस प्रकार जो है कि प्लांट्स को जो है कि ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो सकिंग इंसेक्ट क्या करते हैं, सेल सैप को ही चट कर जाते हैं। तीसरा जो है तरीका है और वे है इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स जो इंसेक्ट होते हैं वे प्लांट पार्ट के अंदर जीवित होते हैं और ये बोरर कहलाते हैं। जब जैसे रूट या तो ट्विक्स के यहाँ जो है कि जैसे शुगर केन बोरर हो गया, पॉड बोरर हो गया, तो ये क्या करते हैं अंदर ही अंदर जो है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, ख़त्म कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। जब ये फ्रूट्स या सीड्स पे अटैक करते हैं तो इन्हें विविल कहते हैं, जैसे कॉटन बॉल विविल आप फिगर में देख सकते हैं, ग्रेन विविल, ठीक है। तो इंटरनल फीडर जो प्लांट पार्ट्स के अंदर जीवित होते हैं, ठीक है, जो भी पौधे के भाग होते हैं उनके अंदर ही ये होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बोरर कहलाते हैं और ये अंदर ही अंदर जो है कि उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे जिससे जो है कि इंसेक्ट जो है कि अटैक करते हैं क्रॉप प्लांट्स पे। 3 तरीके हैं, या तो उसको चबा चबा के ख़त्म कर देंगे क्रॉप प्लांट को, या तो सेल सैप को चट कर जाते हैं सकिंग इंसेक्ट, या तो अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, ठीक है, खा जाते हैं। अब भाई इनसे बचने की अब भाई ये इंसेक्ट को किस प्रकार जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है, क्रॉप प्लांट्स को कैसे हम इन इंसेक्ट्स से बचा सकते हैं, तो उसके तरीके सुनिए। क्या क्या भाई तरीके हैं जिससे जो है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं इनको जब हम मिट्टी में इंसेक्टिसाइड अगर हम मिक्स कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट होते हैं जो रूट को ही कट कर लेते हैं, कट के खा जाते हैं, तो अगर हम इंसेक्टिसाइड सॉइल में मिक्स कर देते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा उसका, पायरीफोस पढ़ाएगा, ठीक है, क्लोरोपायरीफोस। तो क्लोरोपायरीफोस का अगर हम यूज करते हैं इस सॉइल में मिक्स कर देते हैं इस इंसेक्टिसाइड को, तो रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो स्टीम और लीफ को कट कर देते हैं, या तो बोले तो बोरिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं, तो इनको जो है कि कंटेक्ट इंसेक्टिसाइड्स का अगर हम जब डस्टिंग कर दें या तो स्प्रे कर दें क्रॉप प्लांट्स पे तो ख़त्म हो जाते हैं ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा मैलाथियोन, लिंडेन, थायोडान, तो ये कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये कंटेक्ट इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। अगर हम इसको स्प्रे कर देते हैं क्रॉप प्लांट्स पे तो स्टीम लीफ कटिंग इंसेक्ट जो है कि या तो बोरिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो है कि कंट्रोल में आ जाते हैं या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपको बताया था जो सैप होते हैं, सेल सैप, जो उसको सक कर लेते हैं, उस प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर उसको हम क्रॉप प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं तो वे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या तो उन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है डाइमेथोट या तो मेटासिस्टॉक्स, ठीक है। तो इनके यूज से जो है कि हम इंसेक्ट पेस्ट पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बात एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, थोड़ा अलग चीज़, कि देखिए समस्या है तो उसका समाधान भी है, चाहे वीड्स हो, इंसेक्ट हो, कोई भी चीज़ है तो उसका समाधान है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आप तो पहले नहीं जानते थे कि भाई इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। अब भाई ये तो पता होगा इंसेक्टिसाइड, लेकिन कौन सा करना चाहिए ये नहीं पता था, अब पता हो गया। अच्छा, उसी प्रकार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और आती भी हैं, उसको कंट्रोल करना है या तो उस चीज़ से मुक्ति पानी है तो आपको करना क्या है भाई, आपको धैर्य रखना है। सबसे पहला काम आपको धैर्य रखना है और सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन मिलेगा नहीं भाई आसानी से, ज़िंदगी में सॉल्यूशन मिलना ही सबसे कठिन है। तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होना आपके जीवन में आप क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, आप सोचिए कि बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मतलब आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। प्रॉब्लम आ रही है
तो यही मतलब है। और हाँ, सॉल्यूशन ढूंढते रहिए, कभी ना कभी ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। जब भाई वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड बन सकता है, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड बन सकता है, तो आपके प्रॉब्लम को मारने के लिए हम प्रॉब्लम साइड्स तो ज़रूर बना सकते हैं। तो आप लाइट ऑफ साइंस से जुड़िए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉब्लम साइड्स बना देंगे। चलिए आइए अब हम समझते हैं अगला, डिजीजेज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। देखिए क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनको डिजीज भी तो लगते हैं, बीमारियां भी तरह तरह की लग जाती हैं, तो उन पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपको हमने बता दिया कि क्या है भाई, डिजीजेज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ओके, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्लांट्स के डिजीज के बारे में। चाहे हम हो या प्लांट्स हो, बीमार तो सब होते हैं भाई, ठीक है। तो भाई होता क्या है, देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस पाए जाते हैं, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस पाए जाते हैं। अब जैसे ही इनको अच्छा कंडीशन मिलता है ग्रो करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, बढ़ने के लिए, तो ये क्या करते हैं, फैलने लगते हैं, और फैलकर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको इन्फेस्ट कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वे बीमार हो जाते हैं, उनमें डिजीज लग जाता है, ठीक है। अब देखिए डिजीज किस प्रकार लगता है, तो कई प्रकार से जो है कि डिजीज जो है कि क्रॉप प्लांट्स को लगता है। तो मोड्स ऑफ ऑकरेंस के आधार पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर मोड्स ऑफ ऑकरेंस, क्रॉप प्लांट्स का जो डिजीज है, क्रॉप डिजीज है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये चारों, सीड बॉर्न डिजीजेज, सॉइल बॉर्न डिजीजेज, एयर बॉर्न डिजीजेज, वाटर बॉर्न डिजीजेज। देखिए अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं। पहला है सीड बॉर्न डिजीजेज। देखिए ये जो डिजीज होते हैं ये सीड्स के द्वारा फैलते हैं, मतलब सीड बॉर्न डिजीज सीड के द्वारा फैलता है, ठीक है, सीड से जो है कि ये डिजीज फैलता है। एग्जाम्पल में जैसे कि एरगॉट ऑफ बाजरा, आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो है कि डिजीज जो है कि सीड बॉर्न डिजीज कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, एरगॉट ऑफ बाजरा है। उसी तरह लिफ स्पॉट ऑफ राइस, आप ये चावल में ऐसा रोग होता है, आप स्क्रीन पे इस फिगर को देख सकते हैं। रेड हॉट ऑफ शुगर, ये भी डिजीज है। कौन सा डिजीज है भाई, तो सीड बॉर्न डिजीज है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया, एरगॉट ऑफ बाजरा, लिफ स्पॉट ऑफ राइस, रेड हॉट ऑफ शुगर केन, ये सारे के सारे फंगी के द्वारा जो है कि फैलते हैं, ठीक है। ये फंगी के कारण जो है कि ये डिजीज होता है, ठीक है। और किसके द्वारा होता है भाई, तो सीड से ये फैलता है, सिंपल सी बात है। 2 चीज़ें हमने याद कर ली कि सीड बॉर्न डिजीज सीड से स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, और दूसरा ये कि फंगी के द्वारा होते हैं, ठीक है, फंगी के कारण ये डिजीज होता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा है सॉइल बॉर्न डिजीज। देखिए ये डिजीज जो है सॉइल से फैलता है, ठीक है। अधिकतर ये क्या करते हैं, रूट्स को या तो क्रॉप प्लांट्स के स्टीम को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, स्मूट ऑफ बाजरा, ये जो है कि बाजरे में होता है। टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, जो बहुत या आप याद भी रखिएगा, क्वेश्चन जो है कि आ जाता है कि ग्राउंड नट में कौन सा डिजीज होता है, एग्जाम्पल में ऑप्शन दे देगा और आपको टीका दे देगा, तो टीका याद रखिएगा। टीका किस में होता है भाई, ग्राउंड नट में ये डिजीज होता है, और ये कौन सा डिजीज है, तो सॉइल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ चलिए अगला देखते हैं। अगला है एयर बॉर्न डिजीजेज, ठीक है। एयर बॉर्न डिजीज, ये एयर के द्वारा जो है कि ये डिजीज ट्रांसमिट होते हैं और क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट, आप फिगर में ये देख सकते हैं। ब्लास्ट ऑफ राइस, ये जो है कि राइस में होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस, ये डिजीज, और ये डिजीज कौन सा है भाई, तो एयरबॉर्न डिजीज है। देखिए एयरबॉर्न डिजीज क्या है, तो ये जो है कि प्लांट्स के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, जहाँ पे मतलब हवा जो है कि उसको छू सकती है, जैसे लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, तो ये एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। तो इन सारे को ये इफेक्ट करता है एयरबॉर्न डिजीज। मतलब जब एयरबॉर्न डिजीज होता है तो लीफ भी इफेक्ट होगा, फ्लावर भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, ठीक है।
अगला समझते हैं। अगला है वाटर बॉर्न डिजीजेज। इसमें क्या होता है कि वाटर के द्वारा जो है कि ये डिजीज ट्रांसमिट होते हैं क्रॉप प्लांट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, याद भी रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा है वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसी तरह ये जो क्रॉप डिजीज हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, जितने भी सीड बॉर्न डिजीज हैं या तो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, इनको सीड या तो सॉइल को ट्रीट करके उनको जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। अब ट्रीट करने का मतलब जो है कि सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसमें जो है कि थायराम मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का थोड़ा यूज करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि सीड और सॉइल पे जो है कि ये जो फंगी है वे जो है कि लग नहीं पाएगा, जिसके कारण ये डिजीज नहीं होंगे। उसी तरह जो एयरबॉर्न डिजीज है, तो एयरबॉर्न डिजीज जो है कि इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इनको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो फंगीसाइड सॉल्यूशन जो है कि जहाँ पे इन्फेस्टेड पार्ट है, जहाँ पे जो है कि संक्रमित भाग है, वहाँ पे जो है कि अगर हम फंगीसाइड सॉल्यूशन स्प्रे कर देते हैं तो एयरबॉर्न डिजीज जो है कि कंट्रोल में लाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। उसी तरह वाटरबॉर्न डिजीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम स्क्रीन पे एक जो है कि छोटा सा आपको चार्ट की मदद से कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप पहला ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें चार्ट में हमने दिखाया है कि यहाँ पे नेम ऑफ द क्रॉप राइस है, फसल का नाम राइस है और डिजीज है भाई ब्लास्ट। जैसे चावल में ब्लास्ट डिजीज होता है, अभी हमने बताया ब्लास्ट ऑफ राइस चावल में होता है। किसके कारण होता है, तो ये पैथोजन का नाम है फंगस और इसका नाम है आप देख सकते हैं पायरिकुलारिस ओरिजाई, ठीक है। तो इसके कारण जो है कि ये ब्लास्ट डिजीज होता है इसी फंगस के कारण। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो लिप्स के मार्जिन हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्राउन बोर्ड शेप का जो है कि स्पॉट्स मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। आप फिगर में ये देख सकते हैं, ये ब्लास्ट डिजीज है, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए जो है कि अगर पर केजी सीड लिए हैं राइस का, तो उसमें 2.5 ग्राम जो है कि थायराम जो है कि उसमें अगर मिला देते हैं तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस पर कंट्रोल लाया जा सकता है। तो आप सारे यहाँ पे चार्ट हम लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं, इसको हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, ये विट है और विट में कौन सा डिजीज है, रस्ट, और यहाँ पे आपको पैथोजन। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं ये चिक पी का है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। पीजन पी का आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मस्टर्ड का। तो इतने सारे जो है कि आपको समय मिलेगा तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर जो है कि आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने फसल उगाई भाई, ठीक है, वीड्स पे भी कंट्रोल कर लिया, इंसेक्ट पेस्ट पे भी कंट्रोल कर लिया, क्रॉप प्लांट्स को जो डिजीज होने वाला था उसको कैसे भी करके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और मतलब तरह तरह की चीज़ों से जो है कि हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, हार्वेस्ट भी कर लिया। अब जो अनाज मिला उसको क्या करेंगे। अब भाई उसको तो एक जगह रखा नहीं जा सकता, घर में ही रख नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ख़राब कर देंगी। देखिए होता क्या है कि मुख्यतः जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, वे साल में एक बार जो है कि हार्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे चावल साल में एक बार, गेहूँ साल में एक बार। तो भाई हम लोग गेहूँ आप देखते हैं कि घर में हमारे गेहूँ पूरा एक साल कभी भी मिल जाता है, चावल कभी भी मिल जाता है। साल में कभी भी ऐसा ना हो कि चावल ना मिले। ऐसा होगा तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो भाई साल में एक बार हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है। अब उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सीरियल्स को, जो अनाज होते हैं, या तो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के आधार पे 3 लेवल हैं
तीनों को समझिएगा। पहला लेवल है एट प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर का मतलब आप समझ सकते हैं फार्मर, क्योंकि वही प्रोड्यूस करते हैं भैया अनाज को। तो एक पहला हो गया आपका प्रोड्यूसर लेवल पे जो है कि स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को या सीरियल्स को, ठीक है। दूसरा है एट ट्रेडर्स लेवल, ठीक है, ट्रेडर्स लेवल, जैसे जो व्यापारी होते हैं वे स्टोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हर जगह से खरीद लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कि स्टोर करते हैं। जब समय आता है उनको पैसा अच्छा मिलता है तो भाई बेच देते हैं। आप देखे भी होंगे, जैसे आलू का देखते हैं आप गांव के हैं तो भाई आलू का देखते हैं किस प्रकार जो है कि लोग मिल में रख देते हैं और समय से निकाल कर बेच के मुनाफा कमाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, ठीक है। और तीसरा लेवल है एट एफसीआई। एफसीआई का मतलब थोड़ा समझिए, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ये जो है कि ये भारत का जो है कि फूड कारपोरेशन खाद्य विभाग है, जहाँ पे जो है कि जो अनाज होते हैं फूड ग्रेन्स होते हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में स्टोर किया जाता है ताकि जब काम लगे या तो जो सरकारी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं अनाज मिलता है तो वहीं से मिलता है, ठीक है। अभी 3 लेवल हमने आपको बताया। प्रोड्यूसर लेवल में तो इसे रूरल स्टोरेज कहते हैं, जैसे ग्रामीण में गांव में जो है कि किसान जो होते हैं छोटे मोटे वे स्टोर करके रखते हैं। ट्रेडर्स लेवल में क्या होता है कि इसमें जो है कि व्यापारी जो है कि स्टोरेज बड़े बड़े स्टोर में रखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उन्हें गन्नी बैग में, आप फिगर में ये देख सकते हैं, ये गन्नी बैग में स्टोर करके जो कि रखा जाता है। और एफसीआई वाले की बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कि अनाज को रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसको किस में किया जाता है, तो ये सिलोस होता है, आप फिगर में इसको भी देख सकते हैं, ये सिलोस है, तो सिलोस में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि देखिए भाई जब स्टोर करके रखा जाता है तो धीरे धीरे भाई लंबा समय है, उसको लंबे समय के लिए रखा जाता है तो कुछ जो है कि उसमें अनाज जो है वे खराब हो जाते हैं। लगभग 9.3% एनुअली जो है कि उसमें लॉस हो जाता है, उसमें खराब हो जाता है, सड़ जाते हैं, बैक्टीरिया या तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वे खराब कर देते हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टोर करके रख दिए, अब स्टोरेज में भी प्रॉब्लम होती है। स्टोरेज में 2 फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे जो भी फूड ग्रेन्स या तो सीरियल्स है जिसको हमने स्टोर करके रखा है। 2 फैक्टर, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जैसे कि इंसेक्ट हो गए, ठीक है, रोडेंट हो गए और जैसे कि बर्ड्स हो गए, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब बायोटिक फैक्टर हैं, मतलब ये जीवित हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं या सीरियल्स होते हैं उनको जो है कि ख़राब कर देते हैं, खा कर ख़त्म कर देते हैं। इंसेक्ट, आप इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट है भाई, बहुत सारे इंसेक्ट हैं। आपको हम 2-4 नाम बता सकते हैं, जैसे ग्राम धोरा, ठीक है, ये पल्स बीटल भी बोलते हैं, राइस वीविल, खापरा, सारा फिगर में ये लाइन से देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेन एंड फ्लोर मोथ, आप ये फिगर में देख सकते हैं, रस्ट रेड फ्लोर बीटल, राइस मोथ, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट के नाम हमने बता दिए, 5-6 आपको 2-4 याद कर लेने चाहिए, ठीक है। रोडेंट्स में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रिप्ड स्क्वायरल, हाउस रैट, हाउस माउस, ठीक है। तो ये कुछ इंसेक्ट हो गए। बर्ड्स में आप जानते हैं पैराकिट, स्पैरो, बुलबुल, ब्लू रॉक पिजन, क्रो, माइट्स आप जानते हैं, और ये बैक्टीरिया। तो ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं। ये जब हम फूड को स्टोर करते हैं स्टोरेज में, तो ये जब स्टोर करते हैं तो ये सारे ऐसे बायोटिक फैक्टर हैं जो उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं उसको। इसके अलावा ये बायोटिक फैक्टर में अगर हम देखें तो मॉइस्चर और टेम्परेचर, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। टेम्परेचर भी अगर सही नहीं है तो जो हमारा फूड ग्रेन्स है वे ख़राब हो सकता है, ठीक है। अधिकतर देखिए जो फूड ग्रेन्स होते हैं या फूड मटेरियल्स होते हैं उनको 30 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, या तो जो एंजाइम्स होते हैं वे कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो मटेरियल का ख़राब होने का चांस कम हो जाता है।
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अधिकतर जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको 30 डिग्री से सेल्सियस से नीचे ही जो है कि स्टोर करके रखा जाता है। मॉइस्चर का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप मान लीजिए चावल को सूखी जगह न रख के ऐसी जगह रख दे जहाँ पे मॉइस्चर है तो ख़राब हो जाएगा भाई, ठीक है। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि जानते हैं, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अफेक्ट करती हैं जब हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब हमको जब फूड को स्टोर करना चाहिए स्टोरेज में या तो कहीं पे भी, सिलोस में, हर जगह की बात कर रहे हैं, तो अगर हमको जब फूड ग्रेन्स को स्टोर करना है या तो सीरियल्स को, तो किन किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए, तो हम अब पढ़ेंगे प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। आपको बताए थे रोकथाम के उपाय और नियंत्रण के उपाय कि जो फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं वे खराब ना हो। तो आखिर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स का पहला पॉइंट है ड्राइंग। जैसे आप जानते हैं ड्राई माने सूखा होता है, तो ड्राइंग का मतलब होता है सूखा करना। देखिए क्या होता है कि जब हम फूड ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ नमी होती है, मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उनको क्या किया जाता है कि प्लास्टिक शीट्स पे या तो सीमेंटेड फ्लोर पे उसको स्प्रेड करके फैला कर जो है कि सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि ग्रेन्स को जो है कि ग्राउंड पे डायरेक्टली स्प्रेड कर दें, उसको फैला दें, तो क्या होगा, वे ग्राउंड से जो है कि मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इससे क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा जब ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स में, तो क्या होगा भाई, वे खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि जो बैक्टीरिया फंगस हैं वे इन्फेस्ट बहुत तेज़ी से करेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि ह्यूमिडिटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात आप याद रखिए कि जितने भी सन ड्राइड फूड ग्रेन्स होते हैं, सन ड्राइड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जो फूड ग्रेन्स धूप में सुखाए जाते हैं, ठीक है, तो जब उनको स्टोर किया जाता है तो स्टोर करने से पहले उसको रूम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट ड्राइंग, ठीक है। दूसरी बात है क्लीनिंग। जैसे आप देखते हैं जब ग्रेन्स को या तो जो भी चीज़ें आपको जब स्टोर में स्टोरेज करना है, उसको स्टोरेज करना है, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना चाहिए। मतलब जो हमारे ग्रेन्स है, अनाज है या तो जो भी चीज़ें हैं, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ सफाई उसका कर देना चाहिए। इसके अलावा नए गन्नी बैग का इस्तेमाल करना चाहिए और गोदान भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पे हम रख रहे हैं गोदान में या वेयर हाउस में, स्टोर में, ठीक है, वे भी अच्छा होना चाहिए। अब भाई हमने क्या किया, अनाज खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया, उसकी मतलब एक अच्छे तरीके से रख दिए। अब गन्नी बैग को भी अच्छा से रख दिए, लेकिन अगर मान लीजिए जो गोदान में आप रखने जा रहे हैं या तो वेयर हाउस में, स्टोर में, वही साफ़ नहीं है, वही सूखा नहीं है, उसमें अच्छे से रिपेयरिंग नहीं हुई है, तो भाई मॉइस्चर बढ़ेगा, टेम्परेचर इधर उधर होगा, तो ख़राब हो जाएगा फसल। इसलिए हर एक चीज़ पे जो है कि ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सेफ़ और प्रॉपर स्टोरेज भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लीनिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसको आप नोट कर लें। देखिए जब जो अनाज हैं वे ज़्यादा मात्रा में होते हैं और उनको स्टोर करना होता है, तो सिलोस का, अभी हमने बताया आपको ना, ग्रेन सिलोस का इस्तेमाल किया जाता है। सिलोस क्या होते हैं, तो सिलोस जो हैं बड़े बड़े जो है कि बड़े और लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये ग्रेन सिलोस हैं, ठीक है। इसमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स को अलग अलग लेवल पे जो है कि स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट होता है, एयरेशन, हवा जो है कि अच्छे तरीके से आर पार हो जाए, मतलब जो है कि सही तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एयरेशन का, टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, कंट्रोल में रहे, ठीक है। और साथ साथ जो इंसेक्ट हैं, रैट, बर्ड, मैमल्स, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं उनसे जो है कि बचाने के लिए ये इतना अच्छा खासा अरेंजमेंट होता है कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव बहुत ही मिनिमम होता है,
बहुत ही मिनिमम, या तो 9 के बराबर बोले तो नेग्लेजिबल, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्यूमिगेशन के लिए या तो जो ग्रेन स्टॉक जो अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है तो इंस्पेक्शन करने के लिए भाई, उसको देखने के लिए कि भाई कोई ख़राब हुआ है या नहीं है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है उसमें, सिलोस में, क्योंकि भाई उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि अनाज स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा। अब उतना ज़्यादा रख दिए और पता चला सिलोस सही है ही नहीं, उसमें टेम्परेचर के कंट्रोल करने वाला सही नहीं है, और साथ साथ उसमें तरह तरह की चीज़ें जो है कि इंसेक्ट, रैट्स, ये सब इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सिलोस काफ़ी अच्छा होता है। ये बड़े बड़े सिलेंड्रिकल टाल स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें तरह तरह की चीज़ें जो है कि स्टोर करके रखी जाती है ज़्यादा मात्रा में, ये भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में। 4 पॉइंट है केमिकल कंट्रोल। देखिए ये इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, जैसे जो हमने बताया कि जब फूड को स्टोर किया जाता है तो उसको गन्नी बैग में रखा जाता है, साफ़ सुथरे नए गन्नी बैग में जो है कि रखा जाता है, और क्या किया जाता है कि उस पर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन को स्प्रेड कर देना चाहिए भाई, और होता भी है, ठीक है ना। पेस्टिसाइड का जब उस पर स्प्रेड कर देते हैं तो जो पेस्ट होते हैं वे मर जाते हैं, या तो उस पर अटैक इन्फेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा पेस्टिसाइड्स के जिसको स्प्रेड किया जाता है, जैसे BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखिएगा। BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है भाई, पेस्टिसाइड है जो यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, गनी बैग पे जो है कि स्प्रे करने के लिए, ठीक है, ये पेस्टिसाइड है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, मेलाथियोन है, पायरेथ्रम है, ठीक है। अब 5 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, पूछेगा कि व्हाट इज फ्यूमिगेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए वे पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं, कैसे मारते हैं, तो टॉक्सिक जहरीले फ्यूम्स बनाकर, तो उन्हें कहते हैं फ्यूमिगेंट्स। और जब हम फ्यूमिगेंट्स का यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूमिगेंट्स है क्या, तो फ्यूमिगेंट्स पेस्टिसाइड होते हैं जो क्या करते हैं, जहरीले फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूमिगेशन हो गया, ठीक है। फ्यूमिगेशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं वे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, या तो गैस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको तीनों का बता देते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट टैबलेट, जिसे ब्लैक पॉइजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सॉलिड होते हैं, पहला तो ये जान लीजिए सॉलिड फ्यूमिगेंट है, ठीक है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, ब्लैक पॉइजन इसे कहा जाता है भाई। दूसरा है इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं EDCT। EDCT मतलब आप समझ रहे हैं ना, इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CT का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ED का मतलब हो गया इथाइलिन डाइक्लोराइड। हाँ, ये कौन से भाई, ये लिक्विड फ्यूमिगेंट होते हैं। अभी हमने बताया ना सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। मेथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो मेथिल ब्रोमाइड जो होते हैं ये गैसियस फ्यूमिगेंट होते हैं, बात समझ में आ गई। और ये जो फ्यूमिगेशन है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है क्या करने के लिए, तो जो जब हम फूड को स्टोर करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उस समय इंसेक्ट को मारने के लिए। तो भाई जब हम जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन जो है कि किया जाता है, ठीक है। फ्यूमिगेशन मतलब फ्यूमिगेंट्स का जो है कि स्प्रे किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जहाँ पे फूड ग्रेन स्टोर होते हैं वहाँ पे फ्यूमिगेशन मोस्ट इफेक्टिव मेथड है क्या करने के लिए, तो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये कुछ थे आपका प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स थे जब फूड को स्टोर किया जाता है स्टोरेज में, तो उस समय के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो है कि बहुत कुछ सीखा भाई। क्या सीखा भाई, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में सीखा कि किस प्रकार हम अपनी फसल को बचा सकते हैं,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो देखिए 3 काम करने हैं आपको। एक लाइक कर देना है और एक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये वीडियो लाते हैं और आपका सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा कीमती है। और आप मेहनत कीजिए, देखिए धैर्य रखिए। धैर्य सबसे बड़ा चीज़ है। क्या है भाई? तो सफलता का सबसे बड़ा कुंजी है। पैसेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो धैर्य रखिए, धैर्य रख के कोई भी चीज़ करिए। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी देखिए, धैर्य रखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो मेरी पूरी उम्मीद थी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की। तो बार बार वापस आकर वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।